औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मुल्क में इस वक्त जो हलचल है उस पर बात करेंगे। अगर ज़मान पार्क अगर एक तरफ सियासी सरगर्मियों का महवर है, तो दूसरी तरफ जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने PDM की ग्रुप में बैठकर जो है वो हुकूमत को तूल देने के हवाले से मशावरत कर रहे हैं। मुल्क की मुआशी हालात हैं, वो आपको पता है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में सरहदी कशीदगियाँ हैं। और फिर इसमें बाकी मामलात जो है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ज़मान पार्क में होने वाली मीटिंग जो है मशावरती इजलास जो है उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जैसा कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से अपने अकाबरीन से मशावरत कर रहे हैं, तो आज भी उनकी मशावरत का अमल जो है जारी था। मगर बात यह है कि खान साहब शायद फंसे हुए हैं इस निज़ाम में, इस बसीदा निज़ाम में, जिसमें हमारे सियासी लोग जो हैं वो उनकी सोचें जो है वो नहीं होती जो 22 करोड़ अवाम चाह रहे होते हैं। बदकिस्मती ये है कि 22 करोड़ के 22 करोड़ अवाम जो हैं, अगर वो एक नुक्ते पर एग्री हैं, तो मगर चंद सियासी लोग हुकूमत में हो या अपोजिशन में बैठे हो, वो उस 22 करोड़ लोगों की उमंगों के मुताबिक नहीं होते। उन्होंने फ़ैसले अपने मुफाद परस्ती की रोशनी में करने होते हैं। उन्होंने अपने फ़ैसले जो है अपने आप को नवाजने के लिए करने होते हैं। उनके फ़ैसलों में मुल्क की तकदीर, अवाम की तकदीर जो है उनकी मौजू पे शामिल नहीं होती। अब उन्हें मशवरा दिया जा रहा है खान साहब को कि जनाब मरहलावार असम्बलियों की तहलील जो है वो करें, पहले लाहौर की कर लें और फिर KPK की कर लें। जो परवेज़ लाई साहब हैं वो पहले ही कह चुके हैं, जनाब खान साहब जैसा कि ख़ुद फरमा चुके हैं कि उनका मशवरा है कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से वक्त को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए। तो अब वक्त को आगे ले जाना, फिर इनकी मशावरत के मरहलावार करना। अब जो जरदारी साहब हैं, फिर शुजात साहब हैं, उन्होंने भी परवेज़ लाई साहब को बोला था कि असम्बलियाँ तहलील ना होने दें। अब इन ये मशावरत को भी अगर सारे पॉइंट्स को मिलाएँ तो यही है कि वफादारियाँ ख़रीद कर चेंज नहीं की जाती। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बोला था कि लोगों को साथ मिलाकर उनको यही उनको कहा जाएगा कि आप भले वफादारी तब्दील न करें, PTI में रहें, मगर खान साहब पर प्रेशर डालें कि असम्बलियाँ तहलील न करें, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करने से एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा होता है। दूसरा, इलेक्शन में शिकस्त जो है वो इनके माथे पर लिखी जा चुकी है। इस हवाले से जो है तो वो असम्बलियों की तहलील नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से मशावरत जारी है जी। नवाज शरीफ को लाया जाए ना लाया जाए, बड़े तमतराक से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस ला रहे हैं, कौम की क़यादत संभालेंगे। राना सरा साहब ने फरमाया था कि वो ऐसा हम सरप्राइज़ देंगे और उनको ऐसा वेलकम करेंगे लोग देखते रह जाएंगे। मगर नवाज शरीफ साहब जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक वो चाहते हैं कि पहले मेरे लिए कानूनी राह हमवार की जाए, फिर आएंगे। ना पाजी, मैं जेल नहीं जाना, गिरफ्तार नहीं होना, ना ना। बात करते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने 26 साल तक जो है वो जेल की हवा खाई है, तब जाकर नेल्सन मंडेला जो है आज नेल्सन मंडेला के हवाले से जाना जाता है। वो इस दुनिया के जाने के बाद भी उसकी कोट्स को जो है वो लोग जो है तो यूज़ कर रहे होते हैं। क़यादत कैसी होती है, सियासत कैसी होती है और उसमें कुर्बानी क्या होती है, ये उस हवाले से सीखना चाहिए। खमीनी साहब जो हैं उनको देख लें यहाँ पर जो है, मगर यहाँ पर अपनी ना कोई नेल्सन मंडेला बन सकता है लंदन की पुरतैश महल नुमा घरों में रहकर, काफ़ी खानों में बैठकर। यहाँ कौम की तकदीरें जो है ऐसी नहीं बदली जाती। तो देखिए जी, अब वो तो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ आज़म स्वादी साहब है, सेनेटर हैं इस मुल्क के, और उनको ख्वार किया जा रहा है। मगर सिंध हाई कोर्ट ने उनके लिए बड़ा फ़ैसला दिया है। बलूचिस्तान के बाद सिंध वालों ने भी उनको तमाम मुकदमात से उन पर तमाम मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है, और IG को भी बड़ी सरजंश की है उन्होंने। यह है जी, अदालतें शायद किसी न किसी ज़रिए से जो है वो नहीं उस तरह से नहीं देख रही जिस तरह के सियासी लोग जो है अपनी मुखालफत में एक दूसरे को ज़लील व ख्वार करने की सोच रहे होते हैं। एक सेनेट में आज भी इजलास जारी था, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तारड़ साहब जो है आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो तकरीर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अपोजिशन ने हंगामा आराई की हुई थी। कैसी सेनेट है, कैसी चेयरमैन है सेनेट के, एक सेनेटर ख्वार हो रहा है, दर बदर फिर है। मैं इस हवाले से PTI से भी
मैं देखता हूँ कि एक आला पाए का लीडर उनका जो है, डिवोटेड किस्म का लीडर जो है वो गिरफ्तार है, अखबार हो रहा है, मगर पीटीआई से उस तरह का एक रिएक्शन जो है भरपूर किस्म का जो है पब्लिकली वो रिएक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया देखने में। एक जेल से दूसरी जेल में उन्हें ख्वार किया जा रहा है इस एज में। अगरचे उनके जो फार्म हाउस की डिमोलिशिंग है वो शायद सीडीए की कुछ अपने रूल्स थे जिसकी खिलाफवर्जी की गई थी, बाकी भी फार्म हाउसेज हैं वो उनको भी डिमोलिश किया गया, मगर एक सैनिटरी स्टेज में अगर ख्वार हो रहा है तो पार्टी जो है उसको एक भरपूर किस्म की वहाँ से एक रिएक्शन आना चाहिए था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो होता है। खान साहब हर अपनी तकरीर में भी उनका जिक्र करते हैं, मगर ऐसा प्रेशर नहीं किया गवर्नमेंट पे। दूसरा जी, हमारे अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो है वो बाढ़ काटने के ऊपर जो है तो वो अफ़गान फोर्सेस ने अटैक किया। हमारे डिफेंडर लाइन जो है उस पे उसको काटने की कोशिश की जा रही थी। हमारे हमसाया मुल्क है, तालिबान की हुकूमत है, तालिबान को बहुत फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आज तक जो कुछ भुगत रहा है वो इन्हीं के हवाले से भुगत रहा है। सेंक्शंस लगी हैं और फिर उनकी हमायत का इल्ज़ाम, फिर क्या कुछ नहीं हुआ, मगर उसका सिला ये मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान से हमारे शहरी इलाकों पर गोलाबारी की जाती है, शहरियों को मारा जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगरचे रिएक्ट किया है उनके शहरियों को बचाते हुए, मगर एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस्लामी मुल्क है हमारे साथ, मगर बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद उस वक्त के हुक्मरानों ने इनको पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। तो आज तक ये असरात जारी हैं। अब मैंने ज़िक्र किया था थोड़ा सा मौजू से हट के बात करें ना, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अफसोस होता है। इसमें एक बहुत सी जो सारी हालात में एक ज़िक्र चलता है वो है मदाखलत। ये ऐसी मदाखलत है जो 70 सालों से पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, पाकिस्तान भुगत रहा है, मुआशी हालात भुगत रहे हैं, इस मदाखलत को इक़्तिसादी हालात भुगत रहे हैं, और हम आलमी सतह पर इस मदाखलत की वजह से तनहा तनहा होते हैं और कभी रुसवा होते हैं। ये मदाखलत जो है ये कभी सियासी मदाखलत होती है, कभी फ़ौजी मदाखलत का नाम लिया जाता है और कभी बैरूनी मदाखलत का नाम लिया जाता है। ये आखिर मदाखलत होती क्यों है? जनरल आसम साहब ने इस राह को रोका है। जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए भी ये ऐलान किया, ये बड़ा मानी खेज़ है, बड़ा फ़िक्र अंगेज़ उनका जुमला था कि अगरचे इससे पहले मुदाखलत होती रही है, मगर अब 22 अप्रैल का ज़िक्र गालिबन या मार्च का किया था, इसके बाद हमने फ़ैसला किया कि फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी। अगरचे उनकी सारी जो अलविदाई तकरीब थी उसमें भी जो उनकी तकरीर थी वो भी सियासी थी, और इससे पहले भी जो है जो बयानात आते रहे हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम से वो भी सियासी ही थे। अलबत्ता ये मुदाखलत क्यों होती रही है, इसका जवाबदेह कौन होगा? ये कह देना कि पहले मुदाखलत होती रही है एक एतराफ़ है, और इस एतराफ़ के बाद हमारा इस मुल्क में कौन सा फ़ोरम है जो नोटिस लेगा कि मुदाखलत जो है क्या वो जायज़ होती है, क्या उसकी हैसियत कानूनी होती है, क्या उसको अदालतों की पुष्टपनाही हासिल होती है। दूसरी तरफ सिविलियन मदाखलत होती है जी, सिविलियन मदाखलत होती है, आर्मी चीफ की तैनाती होती है या उनकी बाकी मामलात में तैनातियों में भी सिविल मदाखलत होती है। ये मदाखलत जो है ये अदारों को तबाह करती है, ये अवाम इसको भुगत रहे हैं। और कभी कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो हैं वो बैरूनी मदाखलत हो गई है। मैं बैरूनी मदाखलत के सिलसिले में हमारा मुआशी निज़ाम अपसेट किया जाता है, जैसा कि अभी रजीम चेंज में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये रजीम चेंज किया, ये बैरूनी मदाखलत थी। क्यों, क्या वजह है बैरूनी मदाखलत की वजह बनती है अंदरूनी एक दूसरे के मामलात में मदाखलत का जो मौका मिलता है वो बैरूनी मदाखलत को शह देता है। अगर हमारे यहाँ अंदरूनी मदाखलत एक दूसरे के यहाँ बंद हो तो बैरूनी मदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बैरूनी मदाखलत वाले जो है उनकी आंखें फोड़ देते हैं, अंदर वाले अगर यकजान हों। मगर बदकिस्मती ये है कि ये मदाखलत जो भी हुई है इसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ा है। ये फ़ौजी मदाखलत हो या सियासी मदाखलत हो, इसकी अवाम को इसके सिले में बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, गुर्बत, अफलास और फाके मिले हैं।
इक़्तिसादी लिहाज से हमारा मुल्क पीछे गया है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ हमेशा मुतासर हुई हैं, इंडस्ट्रियाँ नीचे गई हैं और हमारा मुआशी निज़ाम जो है जिसमें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मुतासर होते हैं, हमारे दिफा का निज़ाम मुतासर होता है और हमारी सरहदों पर जैसा कि आजकल होता है ख़तरा मंडराने लगते हैं। ये मदाखलत जो है, इस मदाखलत के सिलसिले में हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो फ़ौजी हो, सियासी हो या बैरूनी। बैरूनी मदाखलत तो हमारे अंदरूनी मदाखलत करने वाले ही रोक सकते हैं, मगर अंदरूनी मदाखलत जो होती है एक दूसरे के सिलसिले में, इसको रोकने का निज़ाम हमारे मुल्क में सिरे से मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में ये मदाखलतें जो होती हैं, इसके लिए हमारी अदालतें भी खामोश हैं। मगर सवाल ये उठता है, क्या इन मुदाखलत जो होती हैं इनको हमारे अदालती निज़ाम की पुष्टपनाही होती है? अगर सियासी करते हैं तो क्या अदालत जो है वहाँ वो इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती? क्योंकि हम नाक़सी अपना इस सिलसिले में फ़हम रखते हैं कि ये कानून मौजूद है या नहीं है। अगर है तो बरूए कार क्यों नहीं लाया जाता? अगर बरूए कार नहीं लाया जाता तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम पावर्स है मुदाखलत करने वाली, जहाँ अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। हालांकि इस मुल्क के निज़ाम, हर मुल्क में अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो एक सबसे सुप्रीम पावर होती है। हम लोग जो हैं इस हवाले से बदकिस्मत हैं कि हम एक दूसरे की जो टॉप लेवल की मुदाखलत होती है हम उसको भुगतते हैं। हम उसके सिलसिले में इस वक्त भी जो रजीम चेंज हुआ है इसे भी मुदाखलत का नाम लिया जाता है और ये मुदाखलत जो है हम भुगत रहे हैं। हम इसके सिलसिले में क्या क्या सितम हम पर नहीं डाए जाते। ये सितम हम पर जो है वो भूख के शाज़ियाने होते हैं, भूख के ताज़ियाने होते हैं, फिर अफलास के ताज़ियाना होता है, फिर महंगाई, बेरोज़गारी और क्या क्या कुछ होता है। ये हमें कोड़े मारे जाते हैं, भूख के कोड़े, अफलास के कोड़े, जो इस मुदाखलत के सिलसिले में हमें मिलते हैं। मगर क्या किया जाए कि 22 करोड़ आवाम मिलकर भी ना तो इस मुदाखलत को रोक सकती है, ना इन सियासी लीडरों की जो अपनी मनमानियाँ हैं ना उनको रोक सकते हैं। हम अपने किसी कायद को रोकते हैं तो हवाम का रास्ता रुक जाता है। इस वक्त जो है अब ज़रूरत इस अमर की है, इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। ये निज़ाम हमारे यहाँ जो इस वक्त निज़ाम लागू है इसे बदलने की ज़रूरत है। इसके बदले में चाहे खालिस इस्लामी निज़ाम लाया जाए या सदारती निज़ाम लाया जाए, ऐसा निज़ाम लाया जाए कि जिसमें अवाम ज़लील ख्वार ना हो, जिसमें अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाए, जिसमें अवाम को इंसाफ मिले, जिसमें अवाम की सुनी जाए, जिसमें अवाम समझे कि हमारी आवाज़ कहीं सुनी जाती है। इस निज़ाम में, मौजूदा निज़ाम में अवाम को एक इक़्तिदार का ज़ीना तो बनाया जाता है, मगर उस ज़ीने पर पहुँचने के बाद, आखिरी सीढ़ी पर पहुँचने के बाद जो है अवाम की सीढ़ी को धक्का देकर जो है उन्हें मट्टी में मिला दिया जाता है। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है जिसमें हमारे अदालती निज़ाम जो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए खुलता है, बड़े बड़े लोगों के रिलीफ मिलता है, चाहे वो इंसाफ हो या उनकी दरख्वास्त हो। जहाँ एक गरीब बंदा जो है तो वो वहाँ पर जाने की सकत नहीं रखता, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो वकील नहीं कर सकता। वो निज़ाम कब आएगा जब ये इंसाफ जो है वो गरीब के दहलीज पर पहुँचेगा। बहुत कुछ है जी कहने को। आज सोचा कि थोड़ा सा इन मौज़ूआत से इन्हीं की रोशनी में हट कर बात करें कि ये ऐसा क्यों है। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइए मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।